नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच या डिनर में किस टाइप की फूड आइटम्स को ले सकता है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% पार्ट सिर्फ डाइट प्ले करती है और जब हम डाइट के बारे में समझना शुरू कर देते हैं कि हमने प्रोटीन नहीं लेना या फिर हमने पोटेशियम नहीं लेना, तो बहुत ज़्यादा हमारी फूड आइटम्स हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जो हर एक किडनी फेलियर का पेशेंट बिना सोचे समझे ले सकता है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे आप किसी टाइप की गलती ना करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट के साथ कि ब्रेकफास्ट में एक फूड आइटम के अंदर हम क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट को। तो अगर हम ब्रेकफास्ट के बारे में हम बात करें तो नॉर्मली अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है ब्रेकफास्ट में? पराठे, पोहा, उपमा, दलिया या फिर ओट्स। चाहे ओट्स हो, अगर नमकीन आप खा रहे हैं आप खा सकते हैं, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप मीठे ओट्स भी ले सकते हैं, दलिया आप खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। अगर उसमें दूध डालना हो तो कम मात्रा में दूध डालकर भी आप दलिए को ले सकते हैं। पोहा जितना चाहें आप उतना खा सकते हैं। पराठे आप खा सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसमें घी तेल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि जब भी हम कोई भी ऑयली चीज़ लेते हैं तो हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उस वजह से यूरिया ज़्यादा सेक्रेट होता है और वो आपकी रिपोर्ट्स में नज़र आना शुरू होता है। तो हमने बहुत ज़्यादा उसमें घी तेल का प्रयोग नहीं करना होता, मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल कीजिए, आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं होती। अब सवाल उठता है कि हम पराठे किस किस चीज़ की खा सकते हैं। तो गाजर, मूली, प्याज और गोभी के जो पराठे होते हैं वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, मगर आलू का पराठा नहीं खा सकता। आलू में पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से एक किडनी फेलियर पेशेंट को आलू से बचना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, अक्सर पेशेंट में से पूछते हैं पराठा सर आप पराठा बोल रहे हो। अब पराठा बोलने के पीछे क्या लॉजिक है उसको समझना भी ज़रूरी है। अगर आप रोटी खा रहे हो और साथ में रख के सब्जी खा रहे हो तो रोटी सब्जी आप खा रहे हो, जो कि गलत नहीं होती। मगर अगर यही सब्जी आटे के अंदर आ जाती है तो वो बन जाता है आपका सूखा पराठा। इसी वजह से पराठा आपको अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि इससे खाने के टेस्ट में वेरिएशन आ जाता है, पेशेंट इसको आराम से ले लेता है। अगर एक पेशेंट को आप घिया तोरी टिंडा देते रहोगे तो उसको क्या होगा, नोजिया होना शुरू हो जाएगा, खाना देके मन नहीं करेगा। और अगर वही चीज़ वही सब्जी अगर आप रोटी में फिल करके दे दोगे, पराठा बना के दे दोगे, पेशेंट आराम से खा लेता है। तो कोई भी सब्जी जो आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो अपनी प्याज की हो, गोभी की हो, उसे थोड़ा सा कुक कर लीजिए और उसका स्टफिंग करते हुए आप पराठा पेशेंट को देंगे। पेशेंट आराम से खुशी खुशी खाएगा, पेशेंट की बॉडी में ताकत जाएगी, किडनी में ताकत जाएगी और किडनी पहले से बेटर काम करेगी। मगर हमने ध्यान क्या रखना है, पूड़ी भटूरे इन चीज़ों से बच के रहना है। इसके साथ साथ एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट के अंदर ब्रेड का सेवन कर सकता है, बिस्किट्स ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, इसमें हम डीप चलते हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए चावल और गेहूं पूरी तरह से सेफ होती है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो चावल से थोड़ा सा बचना चाहिए, मगर चावल की जो बाकी डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे पोहा वो ले सकता है। वीट और वीट से बनी हुई चीज़ें, चाहे दलिया हो, चाहे वो उपमा हो, चाहे वो रोटी का बना हुआ आटा हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, ब्रेड हो, एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सेफ होते हैं। इसी वजह से वीट के जितनी भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी हमारे राइस के डेरिवेटिव्स हैं, उसको लिया जा सकता है। बेसन पे आप चलते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि हम बेसन का चीला खा सकते हैं। बेसन का चीला खाया जा सकता है, आप उसको डेली बेसिस पे तो नहीं बट हफ्ते में 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं। आप बेसन के चीले में आपको किसी भी टाइप की दिक्कत देखने को नहीं मिलती। इसी तरह पेशेंट अक्सर ब्रेकफास्ट में हमसे पूछते हैं कि हम पेशेंट को चाय दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और इसका जो जवाब होता है वो है नहीं। एक किडनी फेलियर पेशेंट को चाय और कॉफ़ी दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों ही किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चाय और कॉफ़ी हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट डालती है, उसे स्लो डाउन कर देती है। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर बहुत सारी टाइप की मेडिसिन ऑलरेडी चल रही होती है और इसमें एक स्पेशल मेडिसिन होती है जिसका जो सॉल्ट होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, जिससे हम ब्रेड वेड बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, वही बेकिंग सोडा टैबलेट फॉर्म में हर किडनी फेलियर पेशेंट को ऑलमोस्ट दिया जा रहा होता है। अब जब कोई पेशेंट चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन शुरू करता है तो ये चाय और कॉफ़ी उस मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट कर देती है और उस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने देती और बॉडी के अंदर एसिड के लेवल को बढ़ा देती है।
तो इसी वजह से किडनी फेलियर का पेशेंट जो चाय कॉफ़ी लेता है उस पर मेडिसिन ना काम करने की वजह से उससे किडनी की वैल्यू, यूरिया के लेवल हमें बढ़ते हुए नजर आने शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर अगर हम चाय कॉफ़ी बंद कर देते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको चाय कॉफ़ी पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। मगर पेशेंट अक्सर हमसे कहते हैं कि चाय कॉफ़ी तो हम कई सालों से पी रहे हैं, हमें हैबिट है, हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं चाय कॉफ़ी की जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट एक छोटी सी शर्त है, उसके साथ आपने खाना नहीं खाना, उसके बाद नहीं खाना, उससे पहले नहीं खाना। आप जब ग्रीन टी ले रहे हैं उसको 2 खाने के बीच में ले सकते हैं, मगर खाने के साथ साथ ना लीजिए। और मेडिसिन के साथ भी ध्यान रखिए कि उसके आगे पीछे मेडिसिन कम से कम आधे घंटे मत लीजिए, जिससे कि वो हमारी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट ना डाले। क्योंकि अगर ग्रीन टी भी हमारी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है तो वो मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन में भी इंटरफेयर करेगी और खाने की ताकत हमारी बॉडी में भी पूरी नहीं जा पाएगी। इसी वजह से गैप कब, दोनों साइड हाफ एन आवर, यानी खाना और मेडिसिन के आधे घंटे बाद आप अपनी ग्रीन टी ले सकते हैं और उसके बाद आधा घंटा आपने कुछ और इनटेक नहीं करना होता, खासकर मेडिसिन। और ब्रेकफास्ट में जितने भी प्रोटीन के आइटम हम नॉर्मली एग्स या फिर चिकन हो गया, ये सब नहीं लेना होता, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में जाएगा, केटोनिन की फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और प्रोटीन क्यों बंद करवाया गया है इसके बारे में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, उसे दोबारा आप समझिएगा और आप समझ जाएंगे तो इसका इंटेक बिल्कुल नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लंच के ऊपर, क्योंकि लंच अक्सर इंडिया के अंदर राइस से किया जाता है या फिर चपाती एंड सब्जी के साथ किया जाता है। तो जो सब्जियां आपको अलाउड हैं, यानी जो भी सब्जी फल की तरह बेल पे लगती है, पौधे पे लगती है, वो सारी सब्जियां आप खा सकते हैं चपाती के साथ। आपने उसमें बस छोटा सा ध्यान रखना होता है कि आपने दही नहीं लेनी होती। और अगर आपका बीपी हाई है तो नमक की मात्रा आप कम लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे। बाकी मसाले जो आपके होते हैं जैसे हींग, धनिया, जीरा, ये सारे के सारे मसालों का यूज़ किया जा सकता है। जो बचना होता है वो है मिर्चों से और नमक से। मिर्च में अक्सर क्या होता है कि अगर हम खाने में से मिर्च निकालते हैं तो टेस्ट चला जाता है। तो जिन पेशेंट को मिर्च खाने की हैबिट होती है वो हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, बट सीड्स को निकाल कर, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए खाने में, थोड़ा सा पेशेंट का इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि अगर पेशेंट का खाने में से इंटरेस्ट चला जाता है, पेशेंट खाना खाना बंद कर देता है, तो बहुत सारी अलग टाइप की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कैसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है? अगर पेशेंट खाना नहीं खा रहा तो उसकी किडनी को खाना नहीं मिल रहा, किडनी जो काम कर रही थी वो तेजी से काम को छोड़ना शुरू करती है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, अगर बॉडी में खाना नहीं जा रहा, प्रोटीन नहीं बन रहा, बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, खून की कमी हो रही है, क्योंकि खून बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो बॉडी में है नहीं, तो खून की कमी आ गई। अब बॉडी में प्रोटीन नहीं है, खून बहुत पतला हो जाता है और अक्सर फ्लूइड बन के टांगों के आसपास भरना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट के अंदर में पीडर एडिमा देखने को मिलता है। अब जिसके पैरों में सूजन आ गई है, वो जब वो लेटता है तो पैरों से पानी निकल के फेफड़ों में भरना शुरू कर देता है, पेशेंट को खांसी छूटना शुरू होती है, घुटन आनी शुरू होती है और पेशेंट की नींद नहीं आती। तो खाना ना खाने से इतनी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, खाना प्रॉपर तरीके से खाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किडनी के लिए पूरी तरह से सेफ है। हमने बस ध्यान के रखना है, ज़मीन से नीचे लगने वाली भूरे रंग की सब्जियां नहीं खानी होती। हरे पत्तेदार सब्जी, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनको भी छोड़ना होता है। जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां कौन सी हैं? आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमगन, कचालू। ये 5 सब्जियां छोड़ने के बाद जितनी भी सब्जियां बचती हैं वो सारी की सारी इनटेक की जा सकती है, जितनी चाहो उतनी मात्रा के अंदर। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि कितनी रोटियां खा सकते हैं? जितनी आपकी भूख है उतना खाना आप खा सकते हैं, आपको अपनी खाने की लिमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अब हम चलते हैं साउथ इंडियन फूड की तरफ, जहाँ पर राइस ज़्यादा खाया जाता है और सांभर साथ में लिया जाता है, रसम लिया जाता है। तो जितने भी साउथ इंडियन पेशेंट हैं जिनको राइस उनका मेन मील है, वो राइस ले सकते हैं अगर वो नॉन डायबिटिक है। अगर वो डायबिटिक है तो भी राइस को लिया जा सकता है, मगर उसमें से स्टार्च को निकाल कर। और ध्यान के रखना है कि जब आप राइस ले रहे हैं तो आपके शुगर लेवल्स बढ़ने नहीं चाहिए। अगर शुगर लेवल आपके बढ़ रहे हैं तो अपने चावल को बदलने की ज़रूरत है, उसे आप बदल के अपने शुगर लेवल को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। उसको सही तरीके से प्रोसेस करके उसमें से मार निकाल के स्टार्च को बाहर कर भी आप ले सकते हैं, मगर आप अपने शुगर के लेवल्स को चेक करते रहेंगे। अब जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम खाना होता है उसमें थोड़ी सी खटास रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अब जहाँ पर भी गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे खाने को ईजिली डाइजेस्ट करने के लिए उसमें खटास यूज़ की जाती है, इसलिए सांभर खट्टा होता है, क्योंकि इसमें इमली डली हुई है।
मगर जब आप किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो ये जो खटास वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो इमली हो, चाहे वो आपका नींबू हो, चाहे वो दही हो, इन सब का आपको खाने में प्रयोग नहीं करना होता। आप सांभर खा सकते हैं। सांभर बनाने में मिक्स वेजिटेबल्स लगती हैं, आपका घिया है, आपकी बैगन है, आप कोई भी सब्जी उसमें डालते हैं, फलियाँ डालते हैं, कुछ भी डालें, आप डाल सकते हैं, बट इमली का प्रयोग नहीं हो सकता। सांभर मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, बट इमली का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से हमें बाकी जो फूड आइटम्स होती हैं, चाहे वो रसम हो, चाहे वो दाल हो, उनमें बस ध्यान ये रखना होता है कि वो पतली से पतली हो, मतलब बहुत ज़्यादा थिक ना बनी हुई हो और उसमें खटास ना हो। दाल को क्यों लेना, कब लेना है, कब नहीं लेना, किन पेशेंट में देना होता है, किन पेशेंट में नहीं लेना होता, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अब अक्सर पेशेंट अपने खाने के साथ पापड़ लेता है, अचार लेता है, चटनियाँ लेता है, तो किडनी फेलियर पेशेंट को पापड़, अचार और चटनी बिल्कुल अलाउड नहीं होती, क्योंकि जब भी हम इनको बनाते हैं तो इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। पापड़ को तल के बनाया जाता है, अचार में नमक ज़्यादा है, चटनियों में भी नमक ज़्यादा होता है या फिर नारियल की बनी हुई होती है। तो चाहे वो चटनी हो, अचार हो, पापड़ हो, एक किडनी फेलियर पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आप उसे देते हैं तो बीपी बढ़ने की दिक्कत देखने को मिल जाती है। और चटनी अगर आप धनिए की बना रहे हैं, नारियल की बना रहे हैं, तो पोटेशियम हाई की कंप्लेंट देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इसको पूरी तरह से हम बंद रखते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गुड़। गुड़, शक्कर, खांड, ये तीनों गन्ने से बनने वाली चीज़ें हैं और इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से किसी भी फूड आइटम जो आप बना रहे हैं, पेशेंट को बना के दे रहे हैं, उनमें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर आपने खाने को मीठा बनाना है, कोई चीज़ मीठी डालनी भी है, तो आप जो नॉर्मल शुगर होती है, रिफाइंड शुगर, उसका वाइट शुगर का यूज़ करते हुए पेशेंट को दे सकते हैं। उससे उनकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ेगी और पेशेंट को किसी टाइप की कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी। अब चलते हैं हम डिनर के ऊपर कि एक डिनर में हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं। तो जिस तरह से हम लंच करते हैं उसी तरह से ऑलमोस्ट हम अपना डिनर करते हैं। डिनर के अंदर भी हम चपाती, राइस या सब्जी लेते हैं या फिर हम दाल ले लेते हैं। तो उसी तरह से हमें ध्यान रखना है जो हमने अपने लंच में रखा कि हम चपाती एंड राइस ले सकते हैं, हम सारी सब्जियां ले सकते हैं, बस ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्जियां नहीं खानी जिनका कलर ब्राउन होता है, हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खानी, बाकी सारी सब्जियां हम जितनी चाहें उतनी अमाउंट में जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। खाना बनाते समय खटास का प्रयोग नहीं करना। बस वही सारी बातें जो हमने लंच में आपको डिस्क्राइब की, हम उसको डिनर में भी अप्लाई करेंगे और गलती से भी वो आइटम नहीं खाएंगे जो आपको मना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाते हैं, बॉडी में अच्छी तरीके से एनर्जी जाती है, पेशेंट की किडनी इस खाने को लेकर रिस्पॉन्स करती है कि खाना अच्छा मिल रहा है, काम करते हैं। अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे तो अलग टाइप की दिक्कत होती है। अब एक पेशेंट हमसे और चीज़ पूछता है, वो है जौ के बारे में कि मैं जौ खा सकता हूँ, नहीं खा सकता, जौ की रोटी खा सकता हूँ या नहीं खा सकता, जौ का दलिया खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो जो आप खा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी अमाउंट में खा सकते हैं। किसी टाइप की दिक्कत किडनी फेलियर पेशेंट में जौ के साथ नहीं देखने को मिलती। तो जौ की जितनी डेरिवेटिव है व्हीट और राइस की तरह, वो भी आप इनटेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि मैं इतना डाइट पे जोर क्यों देता हूँ कि डाइट में कुछ से मना है, मगर मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि आप खाना प्रॉपर तरीके से खाइए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको अच्छी तरीके से गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब किडनी फेलियर का पेशेंट होता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट को घिया, तोरी, टिंडे पे डाल देते हैं कि आपने बस घिया, तोरी, टिंडा खाना है, इसे उबाल के खाना है, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डालनी है। पेशेंट खाना भी शुरू करता है, 2-4 दिन खा भी लेता है, बट हम क्या देखते हैं कि हफ्ते, 15 दिन या महीने बाद जब उसको उसमें टेस्ट नहीं आ रहा होता, खाना सामने आता है, पेशेंट को खाना खाया नहीं जाता, उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आनी शुरू होती है, आती नहीं है, फीलिंग आनी शुरू होती है, पेशेंट खाना खाना कर देता है बहुत कम। पेशेंट की बॉडी में एनर्जी गई नहीं, खाना नहीं गया, एनर्जी नहीं गई, एनर्जी ना जाने की वजह से, खाना ना जाने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारी टाइप की कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होती है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों आई, कैसे आई। अब जब हमने खाना नहीं खाया, पहली चीज़ हमारी किडनी को खाना नहीं मिला। जो चीज़ बीमार है, जिससे हमने काम लेना है, जिसकी फंक्शनिंग को बढ़ाना है, जो क्रिएटिनिन को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल सकती है, अगर आप उसे खाना नहीं दोगे तो वो काम करना बंद कर देती है। इसी वजह से पहले तो बॉडी के लिए एनर्जी ज़रूरी है, किडनी के लिए खाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ का हमने ध्यान क्या रखना होता है, जब हमारी बॉडी में खाना नहीं जा रहा तो बॉडी में प्रोटीन नहीं बन रहा होता। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से खून की कमी हुई
और खून की कमी होने से आपको खून चढ़वाना पड़ता है, बार बार इंजेक्शन की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है। तीसरी बड़ी दिक्कत मैंने आपको पहले भी समझाई कि स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। स्वेलिंग अगर पैरों में आ रही है, जब वो आप लेटेंगे तो फेफड़ों में पानी जाएगा और आपको ब्रीथिंग दिक्कत होगी। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं, इतनी सारी दिक्कतें अगर हमें देखने को मिलती हैं तो डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? क्रिएटिनिन जो बनता है वो हमारी मसल्स में बनता है, हमारी मांसपेशियों में। तो अगर मुझे किसी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर सिर्फ क्रिएटिनिन की मात्रा को कंट्रोल करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका क्या है कि जहाँ पर क्रिएटिनिन बन रहा है, जो उसकी फैक्ट्री है, उसे छोटा कर दो, यानी मांसपेशियों को कम करेंगे तो क्रिएटिनिन कम बनेगा, रिपोर्ट में कम नजर आएगा। तो उस पेशेंट को खाना पीना बंद करवा देने से, कम करवा देने से उसका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। और वेट कहाँ से जा रहा है? मसल से जा रहा है। जितनी कम मसल्स उतना कम क्रिएटिनिन बनेगा, उतना कम रिपोर्ट में नजर आएगा। मगर ये क्रिएटिनिन जो आपकी रिपोर्टों में नीचे गया वो महीना 2 महीना वहाँ पर स्टे कर पाता है। उसमें इतनी वीकनेस आ जाती है कि किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है। क्रिएटिनिन की वैल्यू दोबारा से बढ़नी शुरू होती है और पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब खाने को उसको दोगी भी तो भी जो उसमें नुकसान हुआ है खाना ना खाने की वजह से वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब दिक्कत दूसरी बड़ी क्या होती है कि जब हमारे बॉडी में हमने खाना नहीं खाया तो हमारी मसल्स खत्म हो गई। अब किडनी फेलियर पेशेंट को अगर खुदा ना खासा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट डायलिसिस भी नहीं करवा पाता, क्योंकि उसकी जो बॉडी में स्टोर था, एनर्जी का स्टोर था, मसल्स था, फैट था, वो सारा का सारा खाना ना खाने की वजह से ख़त्म हो गया। ऐसे पेशेंट डायलिसिस को बहुत लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में वीकनेस ऑलरेडी आ चुकी होती है डायलिसिस से पहले ही। हम डायलिसिस से क्यों भागते हैं? हम डायलिसिस से इसलिए भागते हैं क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास जो पेशेंट डायलिसिस करवा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता चला जा रहा होता है, और कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। हमने आसपास देखा होता है, तभी हम सोचते हैं कि हमें डायलिसिस नहीं करवाना। अब अगर आप खाना नहीं खाते तो भी ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है कि बॉडी में वीकनेस आ जाती है। और अगर हमने डायलिसिस करवाना है, करवाना पड़ता है, तो बॉडी में सही तरीके से एनर्जी का होना ज़रूरी है, जिससे लंबे टाइम तक हम अपने डायलिसिस को सरवाइव कर सके। उसमें हो रही हमारे शरीर में कमियों को हम किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक होंगे तो डायलिसिस नहीं करवा सकते। तो हमने अगर डायलिसिस नहीं करवाना तो भी हमें खाना खाने की ज़रूरत है, और अगर हमने डायलिसिस हो भी जा रहा है आपका, उसे सर्वाइव करना तो भी खाना खाने की ज़रूरत है। तो दोनों ही कंडीशन में खाना खाने से हमें बेनिफिट मिलता है। खाना छोड़ देने से हमारी किडनी की कंडीशन डे बाय डे सीवियर होती है। क्रिएटिनिन हो सकता है कि महीना 2 महीने आपका ज़रूर नीचे जाए, बट उसके बाद जब वो बढ़ना शुरू होगा किसी भी तरह से वो कंट्रोल में नहीं आता। तो अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपने सिर्फ घिया, तोरी, टिंडा खाना है, इसके अलावा कोई सब्जी नहीं खानी, तो ज़रूरत है आपको सोचने की कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर में प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। और अगर आपने क्रिएटिनिन डाउन करना है तो सिर्फ एक रास्ता, यानी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर आप उसे डाउन करेंगी, कि किडनी पहले से अच्छा काम करे और उस ब्लड में आ रहे क्रिएटिनिन को यूरिन के रास्ते बाहर निकालिए, ना कि मसल्स को ख़त्म करके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपनी डाइट को प्लान करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो साई संजीवनी के जो डॉक्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं। आपने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, नीचे दिए हुए नंबर पे आप उनको व्हाट्सएप कीजिए। डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है इनको इवैल्यूएट करने में। जैसे इसको इवैल्यूएट कर लेंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे और आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। अब मैं इसी के साथ आपसे भी चलने की आज्ञा चाहता हूँ। अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।